ये देखें यहां पे भी टेबल बनाया, कहता है फर्स्ट राइट द गिवन वैल्यूज, जो कि आपकी ड्यूरेशंस हैं मिनट्स में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जिस ऑर्डर में थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था ना। कुछ बात समझ आई नहीं आई? अब हमें पता फर्स्ट डे जो कि मंडे था 5 मिनट्स एक्सरसाइज हुई, ठीक है। सेकंड डे जो कि ट्यूसडे था 7 मिनट्स एक्सरसाइज हुई। थर्ड डे जो कि वेडनेसडे था 9 मिनट्स एक्सरसाइज हुई। अब हमें थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पता करना है। हमें वैसे थर्सडे का पूछा है, तो क्या वो कहता है नो ट्राई फाइंडिंग आउट द रूल। क्या करो? नो ट्राई, अब कोशिश कीजिए फाइंडिंग आउट ए रूल, एक कानून फाइंड करने की कोशिश कीजिए इन इट, इसके अंदर क्या रूल है। कहता ऑब्जर्व दैट, कहता गौर कीजिए टाइम इज इंक्रीजिंग बाय 2 मिनट्स। टाइम क्या हो रहा है? 2 मिनट, 2 मिनट से बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया ये रूल कैसे फाइंड करना है। 7 बड़ा है 5 छोटा है। पहली बात तो इंक्रीजिंग है ना, 7 में से 5 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा। फिर 9 में से, अभी देखो 7 में से 5 आपने 2 से इंक्रीज करा नहीं बेटा, आपने 9 में से 7 को भी माइनस करके चेक करना क्या वाकई वो भी 2 आ रहा है। अगर तो दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है तो फिर यही रूल है। फिर अब आप 7 में से 5 माइनस करके फौरन कहते हैं नहीं नहीं जी ये तो रूल ही किसका आ रहा है, 2 वाला, एडिंग बाय 2 का। नहीं, दोनों का डिफरेंस लेके चेक करना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ देखें उन्होंने रूल फाइंड आउट करने के बाद अब ये देखें एरोस के जरिए से ये वाला पैटर्न बना लिया है। ऐसा ही है ना। अब कहता है इट मींस बाय एडिंग 2 to 9, अगर हम 9 में 2 ऐड कर दें तो वी विल गेट द नंबर ऑफ मिनट्स, ठीक है, फॉर द थर्सडे, दैट इज वी विल गेट द नेक्स्ट नंबर दैट इज 11, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिल गया 11। अब आगे वाला फाइंड करना तो फिर 2 ऐड करो, अगर आगे वाला फाइंड करना तो इसमें 2 ऐड करेंगे, मतलब प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। क्लियर हुआ? थस अरहम विल एक्सरसाइज फॉर 11 मिनट्स ऑन थर्सडे। एनी प्रॉब्लम? नो। कैन यू टेल हाउ मेनी मिनट्स और हाउ मच टाइम विल अरहम टेक ऑन फ्राइडे? फिर सुन लो, कैन यू टेल हाउ मच टाइम विल ही टेक ऑन फ्राइडे? फ्राइडे वाले दिन कितने मिनट्स लेगा वो? 11 में 2 ऐड कर दो, ठीक है। थर्सडे में 2 ऐड करेंगे फ्राइडे आएगा, फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे सैटरडे आएगा। क्लियर हुआ? सैटरडे एंड संडे तो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे 15, यहाँ पे 17। क्लियर हुआ? कहता अरहम्स एक्सरसाइज टाइम फॉलोज ए पैटर्न, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रूल समझ आया ना, एक स्पेसिफिक नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर प्रोड्यूस हो, तो वाकई ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो अरहम्स एक्सरसाइज टाइम फॉलोज ए पैटर्न अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक रूल, एक पैटर्न बन रहा है लेकिन एक रूल के तहत। द रूल इज ऐड टू द प्रीवियस टर्म टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म, टू ऑब्टेन द, ये रूल बेटा आ गया। क्या आ गया बच्चे? बात समझ आ रही है आपको? रूल समझ आया आपको? तो बाय एडिंग 2 to the previous term we will get the next term, we will get the next term, or we can get the next term. The list of the numbers following a specific rule, गौर से सुन ले, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। The list of numbers following a specific rule, नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट, ये लिस्ट है ना नंबर्स की, है ना। तो नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट जो एक स्पेसिफिक, एक खास कानून को फॉलो करे, उसकी पैरवी करे, इज कॉल्ड ए नंबर सीक्वेंस, उसे हम नंबर का सीक्वेंस कहते हैं। तो ये असल में सीक्वेंस था 5, 7, 9, 11, समझ आया नहीं यार? ये नंबर्स का सीक्वेंस था जो कि एक रूल को फॉलो करके बन रहा था। द नंबर्स इन द सीक्वेंस, और जो नंबर्स सीक्वेंस में आते हैं, जैसे ये 5 था, 7 था, 9 था, 11 था, 13 था, 15 था, 17 था, ये नंबर्स सीक्वेंस की टर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैं बार बार टर्म्स कह रहा ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ। तो टर्म्स क्यों कह रहा था? क्योंकि मैंने पढ़े हुए सीक्वेंस, तो मैं आपको इसलिए बार बार टर्म का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था। अब जो पैटर्न्स के अंदर नंबर्स आते हैं ना, उन नंबर्स को हम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? एक नंबर्स की ऐसी लिस्ट जो एक स्पेसिफिक रूल के तहत बने, एक स्पेसिफिक रूल की पैरवी करके बने, उसे हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ये एक लिस्ट होती है नंबर्स की जो एक रूल को फॉलो करके बनती है, और जो उस लिस्ट के अंदर क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स को हम टर्म्स कहते हैं सीक्वेंस की। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर ये बात भी समझ आ गई है तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। कहता है इफ वी लुक एट द टर्म्स ऑफ दिस पैटर्न, अगर हम इस पैटर्न की टर्म्स के ऊपर गौर करें, क्या करें?
तो क्या हो रहा है, देखें जरा गौर से देखें, 4 आ रहा है, गौर करें तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 12 आ रहा है, 20 आ रहा है, 28 आ रहा है, 36 आ रहा है। तो अब इसको देख के पहली बात तो हम देखते हैं कि अब हम जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, मैंने कहा था देखना है इंक्रीजिंग पैटर्न है डिक्रीजिंग पैटर्न। स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। पहला स्टेप क्या देखना, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो कौन सा पैटर्न है, स्टेप्स मैंने बताया ना आपको। क्या स्टेप्स हैं, देखें मैं आपको स्टेप्स दोबारा लिख देता हूं। पहला स्टेप क्या होता है, चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, चेक करना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पैटर्न, समझ आ गया। और फिर उसके बाद दूसरा रूल है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के फिर दो रूल्स बनते हैं। अगर पैटर्न इंक्रीजिंग है, क्या पैटर्न, तो वो किसका होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन का होगा या एडिशन का होगा। एडिशन के लिए आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, याद है ना। अब हमने ये देख लिया ये पैटर्न कौन सा इंक्रीजिंग है, ऐसा ना, ऐसा ना, तो फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स लगेंगे। ठीक हो गया। और मैंने कहा तीसरा स्टेप ये होता है, अगर डिक्रीजिंग आ जाए, क्या आ जाए, तो बेटा वो पैटर्न या डिवीजन का होगा या सब्ट्रैक्शन का पैटर्न होगा। अब हमारे पास जो केस आ रहा है वो इंक्रीजिंग का है, ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, हमारा रफ वर्क क्या होगा, देखो मुझे लिखवाओ ये पैटर्न, एग्जांपल है। पैटर्न क्या है बेटा, 4 12, आगे क्या था, 20 नहीं था, 20 28 36। क्लियर हुआ, मेरी कुछ बात समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा ये आगे भी जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये टर्म बड़ी है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखना। देखिए 12 माइनस 4 इंक्रीजिंग था ना, इसलिए कर रहा हूं। फिर 20 माइनस, देखो 12 के आगे कौन है 20, इसमें से इसको पीछे वाले को माइनस करेंगे, 20 माइनस 12। उसके बाद कौन है 28 माइनस 20, फिर कौन है 36 माइनस 28। अब बेटा इसका आंसर भी कितना आया, 12 में से 4 का आंसर कितना आ गया, 8। 20 में से 12 गया 8। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग पैटर्न था और ये एडिशन का पैटर्न है। जो डिफरेंस आया कांस्टेंट आया ना, तो ये बेटा किस चीज का पैटर्न है, एडिशन का पैटर्न है। किसका पैटर्न है, एडिशन का पैटर्न है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आई मेरी बात। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे आपकी बुक पे दिया हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो हमने रूल फाइंड कर लिया, हमने रूल फाइंड कर लिया ना, रूल समझ आया नहीं। अब हम यहाँ पे रूल क्या लिखेंगे, रूल क्या है, नहीं तो आप यूं करके भी लिख सकते हैं +8। यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखना आपने, +8 +8, और नेक्स्ट भी कैसे आएगा, +8 करने से आएगा। अब रूल हम यहाँ पे पहले लिखते हैं, रूल ऑफ पैटर्न। क्या, एडिंग 8 to previous term to obtain next term। ठीक है, प्रीवियस का मतलब जो पीछे वाली टर्म है उसमें 8 जमा करना है, टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए, नेक्स्ट आगे वाली टर्म का मतलब जो रकम है। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा क्या था, कहता फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। कितनी फाइंड करनी, 3 मजीद टर्म्स को हमने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्या आएंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स, 36 है, हम इसमें क्या ऐड करेंगे 8। क्या आंसर आ गया भाई, बोलते क्यों नहीं, 44। अब 44 में फिर 8 ऐड करेंगे,
क्या आंसर आ जाएगा? बोलो बोलो। 52 बेटा। 52 में फिर 8 ऐड करेंगे। 60। बस ये 3 टर्म्स हमने लिखनी थी। 2 काम करने हैं, हमने पैटर्न बताना है, सॉरी पैटर्न का रूल बताना है, हमने पैटर्न का रूल बताना है और हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स बता देनी है। ठीक हो गया? अगर वो 5 कहते हो तो हम 5 भी फाइंड कर देते। जितनी टर्म्स वो कहें क्वेश्चन में आपने उतनी फाइंड करके देनी है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है जी, रूल भी बता दिया, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख दी। ये देखो हमने भी यही किया ना। हाँ? ठीक हो गया? अब ये कह रहे हैं ट्राई योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द रूल फॉर दिस पैटर्न एंड फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। 2 सवाल पूछ रहे हैं, पहले पूछ रहे रूल बताओ। आइडेंटिफाई करो मतलब शनाख्त करो, पहचान करो किसकी? रूल फॉर दिस पैटर्न, इस पैटर्न के लिए जो रूल है। एंड फाइंड और मालूम करो नेक्स्ट 3 टर्म्स, आगे वाली 3 जो टर्म्स हैं उनको मालूम करो वो क्या होंगी। देखो 52 है, 47 है, 42 है, ऐसा ही है। लो हम लिखते हैं यहाँ एग्जाम्पल है जी, ये भी हमारी क्या है जी? 52, 47 और आगे क्या? 42 और आगे 3 टर्म्स के लिए उन्होंने जगह खाली छोड़ दी। पहले तो हमने रूल फाइंड करना है। अब मुझे बताओ ये इंक्रीजिंग पैटर्न है डिक्रीजिंग पैटर्न? देखो ना मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिए हुए हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब डिक्रीजिंग है तो ये तो डिवीजन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड पे चेक कर लेते हैं। 52 बड़ा 47 छोटा है ना, तो हम 52 में से माइनस करेंगे 47 को। ठीक हो गया? अब 47 और 42 की बात होगी। 47 बड़ा, हम उससे माइनस करेंगे 42 को। देखे ना इससे आगे वाले के साथ क्या रिलेशन बनता है। अब मुझे बताओ 52 में से 47 चले जाए आंसर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 47 में से 42 के आंसर कितना आ गया? तो ये तो सब्ट्रैक्शन का डिक्रीजिंग पैटर्न था। ठीक है, और फिर जो नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है। इसका मतलब आपने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 5 को। रूल समझ आया? ये बेटा मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रूल क्या है हम यहाँ पे लिख देते हैं। रूल ऑफ पैटर्न भी कह सकते हो, सीक्वेंस भी कह सकते हो। अब पैटर्न का रूल क्या है? 5 को सब्ट्रैक्ट करना। डिक्रीजिंग है तो क्या करना है? डिक्रीज करना बाय 5। डिक्रीज बाय 5 भी कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ कहेंगे सबट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम प्रीवियस टर्म। किससे? प्रीवियस टर्म से 5 माइनस करो टू ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी? इसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें से 5 माइनस कर दो। कुछ बात समझ आई नहीं आई? अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्या आएंगी बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स? अब देखिए 42 है ना, 42 से नेक्स्ट कौन आएगा? माइनस कर दो 5। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 37। अब 37 में से अगर हम 5 माइनस करें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 32 बेटा माइनस कर रहे हैं ना। 37 में से 5 माइनस करेंगे आंसर 32 आ जाएगा। और उसके बाद 32 में से जब हम 5 माइनस करेंगे आंसर 27 आ जाएगा। तो ये आगे वाली 3 टर्म्स हमने लिख दिया और रूल भी हमने लिख दिया। ये तरीका कार है पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, मैंने आपको उसूल बता दिए। अगर पैटर्न डिक्रीजिंग है वो या तो डिवीजन का होगा या सब्ट्रैक्शन का होगा। तो पहले चेक कर लो डिवीजन का तो नहीं है। ठीक है, तो 2 कंसेक्टिव, सबसे पहली टर्म जो है ना इसमें बड़ी होगी और आगे वाली छोटी होगी। आप इसमें से इसको माइनस करें, फिर इसमें से आगे वाली को माइनस करें। ये मैंने साइड पे लिखा। अगर दोनों का आंसर सेम आए तो ये सब्ट्रैक्शन का पैटर्न है। और यहाँ आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम प्रीवियस टर्म टू गेट द और टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। क्लियर हुआ? और आगे आपने क्या करना? 42 में से 5 माइनस किया, फिर जो आगे आंसर है उसमें से फिर हमने 5 माइनस किया, फिर जो आगे आंसर है उसमें से हमने फिर 5 माइनस किया। हमें 3 टर्म्स मिल गई है। प्रॉब्लम किसी को? अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कह दिया आपको देखें। अब ये वाला आपको पैटर्न दे दिया 2 4 8 16। पहली बात बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? देखिए 2 4 8 16 बताओ पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। लो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास और हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। ठीक हो गया?
बात समझ आ रही है? 2 4 8 आगे कुछ है या बस याद रखिए 16 भी दिया हुआ आपको। अब बेटा ये बड़ी मजे की चीज है, ठीक है। पहली बात तो आप क्या रहे हो सर, पैटर्न इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में हम ये चेक करते हैं कि ये क्या होता है, हम इसका डिफरेंस लेते हैं। देखें अब ये बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करेंगे, 4 - 2 आ जाएगा, 8 - 4 आ जाएगा, सुन रहे हो, और 16 - 8 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसका आंसर तो 2 आया, इसका आंसर 4 आया, और इसका आंसर कितना आया, 8 आया। अब क्या ये सेम नंबर आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है, 2 4 8 सेम नंबर है, तो आपने तो यस कह दिया। तो बेटा अब ये पैटर्न एडिशन का नहीं है, एडिशन का नहीं है, तो किसका होगा? मैंने आपको बताया वो डिवीजन का, बेटा इंक्रीजिंग है ना, ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में डिवीजन का चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना बड़ा, हम इसको, मेरी बात सुने, 4 में से हम 2 को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। फिर उससे आगे कौन है, 8, 4 से आगे 8 है ना, 8 को 4 से, और 8 से आगे कौन है, 16, 16 को 8 से। चेक करें आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या हो रहा है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, आंसर ये, 4 को 2 से करो, आंसर क्या आ जाएगा, 8 को 2 से करो, ये आ जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आगे अब हमने रूल तो पता कर लिया, तो रूल ऑफ, ठीक है, रूल ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हो। क्या कहना है, मल्टीप्लाइंग 2 विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, विद प्रीवियस टर्म टू गेट नेक्स्ट टर्म। ये रूल था। अब रूल समझ आ गया, तो अब आप आगे कितनी टर्म्स लिखनी है, हमने 3 टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, पहले 16 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर कितना आ गया, 32। 32 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, 64। फिर 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आंसर कितना आ जाएगा, 120। क्लियर हो गया बेटा? ये मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है लाजमी, सबको समझ आएगा कि मल्टीप्लिकेशन आप सबको सिखा चुका हूँ। क्लियर हुआ? लो अब हम आगे चलते हैं, देख लो भाई, ये भी यहाँ पे कह रहा है कि इट इज मल्टीप्लिकेशन पैटर्न in which every next number is obtained by multiplying the previous number by 2। तो रूल ऑफ पैटर्न का मल्टीप्लाइंग बाय 2, इतना भी लिख दो काफी है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो क्या किया, नेक्स्ट 3 टर्म्स 32 64 128 जो कि आपने खुद निकालनी है, अभी आप डायरेक्ट नहीं लिखने बैठ जाना। क्लियर हुआ सबको? समझ आ गया? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहता अहद हैड ए प्लांट इन द पॉट, अहद के पास क्या एक पौधा है, किसके अंदर, बर्तन के अंदर, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा, उसने मुशाहिदा किया, दैट के द हाइट ऑफ द प्लांट, पौधे की जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है, बाय 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर डेली, हर रोज कितना पौधा बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर। कहता है इफ ऑन मंडे, अगर कब, पीर वाले दिन या सोमवार वाले दिन, द हाइट ऑफ द प्लांट वाज 12 सेंटीमीटर। उसने बेटा आपको पैटर्न का रूल भी बता दिया, पैटर्न का सवाल कर ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखा द हाइट ऑफ द प्लांट इज इंक्रीजिंग बाय 4 सेंटीमीटर्स। ये एडिशन का पैटर्न है, हर रोज हाइट बढ़ रही है, कितने सेंटीमीटर, 4, पहले दिन 4, दूसरे दिन फिर 4, फिर तीसरे दिन फिर 4, चौथे दिन फिर 4। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये रूल ऑफ पैटर्न आपको उसने बता दिया है। अब आपको पैटर्न का रूल निकालने की जरूरत नहीं है। कहता है ऑन मंडे द हाइट ऑफ द प्लांट वाज 12 सेंटीमीटर, अगर मंडे वाले दिन जो प्लांट की हाइट थी 12 सेंटीमीटर है, कहता है फाइंड, मालूम करें, ऑन विच डे, किस दिन, द प्लांट विल बी 24 सेंटीमीटर हाई, प्लांट जो है वो कितना, 24 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। कुछ बात समझ आई है नहीं आई? तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुने, हम एग्जाम्पल का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? मंडे मैं MON डाल रहा हूँ, ठीक है, मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए TUE, ठीक है, और वेंसडे के लिए WED, और थर्सडे के लिए THU, फ्राइडे के लिए FRI, सैटरडे के लिए SAT,
और संडे के लिए ये डाल दिया। ठीक है, अभी देखते हैं अगर आगे भी जाना पड़ा हम जाएंगे। यहाँ पे कितनी है हाइट? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा हर रोज कितनी बढ़ रही है, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे। अब पैटर्न समझ आ रहा नहीं आ रहा? आंसर कितना आ जाएगा? अब बात समझ आ गई है? नेक्स्ट यहाँ पे फिर जाएंगे, समझ आ रहा है? फिर हम 4 ऐड करेंगे। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो आपको आंसर मिल गया। इसमें 24 सेंटीमीटर किस दिन होगी, तो आपने क्या कहना है? आपने क्या कहना है? हाँ, द हाइट ऑफ plant will be 24 centimeters on। बात समझो नहीं समझे, या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ? सब समझो ना? अब मेरे साथ साथ बोला करोगे तो मुझे समझ आएगा ना, मैं भी फिर आगे चलूंगा। अच्छा, कहते हैं लुक एट द नंबर पैटर्न। ये नंबर पैटर्न आप सबको नजर आ रहा है? अच्छा बताओ, इसमें कितने जीरो है और इसमें कितने जीरो है? इसमें कितने जीरो है? मुझे खुद बताओ क्या होगा यहाँ पे? हाँ, ना 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 ना, डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय 10 करो तो आज एक जीरो बढ़ता है, और डिवीजन बाय 10 करो तो एक जीरो कम होगा। इसको 10 से डिवाइड करो ये आ जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करो ये आ जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो काम बड़ा खराब हो गया। अभी तक नहीं याद कर रहे कि जब एक नंबर में 0 0 बढ़ते जा रहा है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होती है। नहीं बात समझ आई ना? देखो एक जीरो कम हुआ तो 10 से डिवाइड किया, फिर एक कम हुआ फिर 10 से डिवाइड किया, अब एक और जीरो कम होगा फिर 10 से डिवाइड करेंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं यार? मैंने तो देख के आपको बता दिया, बट सीधे होके स्क्रीन पे देखो, सारे क्लियर हुआ? अच्छा चलो देखते हैं। कहता है लुक एट दिस पैटर्न। कहता है इस पैटर्न पे जरा गौर करें। क्या है जी? लिखवाओ मुझे एग्जाम्पल, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, 400,000 यही था ना? फिर क्या था? 40,000। फिर 40,000 के बाद क्या आएगा? 4,000 है। ठीक है, बात समझ आ रही? अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉमन ही सार लगा रहा है, मैं यहाँ पे स्पेसिस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह फिर वो ना काम खराब हो जाता है, काम उसके भी और इसके भी मिक्स हो जाते हैं। ठीक हो गया? अब आगे बेटे उन्होंने क्या डाला? कॉमा डाल के स्पेसिस डाल दी। ठीक है, सॉरी डॉट्स डाल दे, एंड सो ऑन। ये पैटर्न आगे चल रहा है। ठीक है, ये 3 डॉट्स का मतलब एंड सो ऑन आगे भी चल रहा है। सबको बात समझ आ गई है? अब जरा मेरी बात गौर से सुननी है आप सबने। सोल्यूशन हमने लिख दिया बेटा। पहली बात तो मैंने कहा हमेशा जो स्टेप होता है ये देखना कि ये पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है ना? डिक्रीजिंग है ना? देखिए ये नंबर क्या है? ये 400,000 है, ये 40,000 है, ये 4,000 है। डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब क्या करना है? अगर डिक्रीजिंग है तो हम सोच रहे होते हैं क्या पता ये किसका हो? सब्ट्रैक्शन का हो, सब्ट्रैक्शन का पैटर्न हो। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब देखिए आप इसमें से माइनस करें ना इसको, 400, मेरी बात सुन ले गौर से, 1000 में से आप माइनस करें किसको? 40,000 को। आंसर देखें 0 0 0 0। अब बेटा यहाँ से 1 बारो किया, 10 हो गया, और यहाँ पे 3 रह गया। अब 10 में से 4 के आंसर कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे ये बेटा आपका डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया? क्लियर हुआ? अब चले हम इसमें से ये 40,000 में से, सुन रहे हो, हम माइनस करते हैं 4,000 को। देखो आप 0 0 0, यहाँ से 1 बारो किया, 3 रह गया, ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 आ गया, यहाँ पे 3। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? देखो 1 10 100 1000 100 360,000, और ये क्या? 36,000। क्या ये दोनों बराबर है? सेम नंबर नहीं आ रहा ना? इसका मतलब ये डिफरेंस का पैटर्न नहीं है। तो किसका होगा? अगर डिफरेंस का नहीं है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, तो फिर दूसरा तो आपको पता डिवीजन का होगा। अब आपने क्या करना है? ये नंबर बड़ा है, ये छोटा है, हम इसको ऊपर लिखते हैं। गौर से सुनते जाइएगा। सुन रहे हैं? समझ आया?
हम इसको डिवाइड करते हैं नेक्स्ट नंबर से, क्योंकि डिक्रीजिंग पैटर्न है। और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अच्छा चलो फिर देखो, गौर से देखो। देखो बेटा, ये कितने जीरो मैंने काटे? 4 जीरोस। ये ऊपर से भी 4 जीरोस काट दो। ऊपर 40 बच गया और नीचे 4 बच गया। 4 1 द 4, 4 10 द 40। ऐसे ही होता है ना डिवीजन में। 4 के टेबल में 40 किस पे आता है? 10 पे आता है। इसका आंसर आ गया 10। अच्छा जी ठीक है, मान लिया इसका 10 आ गया। अब हम इसको ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा? 40,000 ऊपर आ गए और 4,000 नीचे आ गए। ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कट गए। ऊपर फिर 40, नीचे फिर 4। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आंसर आ गया 10। अब ये भी 10 है। तो कुछ बात समझ आई है नहीं आई? जब पैटर्न डिक्रीजिंग हो और रेशो सेम आए, इसे कहते हैं रेशो निकालना। डिवीजन का आंसर जो कि क्वोशंट है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्वोशंट क्या आए? सेम आए, तो समझ लो ये डिवीजन का पैटर्न है। कैसे? अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या बना? डिवीजन बाय 10। रूल ऑफ पैटर्न क्या है? डिवाइडिंग बाय 10। अगर आगे लिखना है डिवाइडिंग बाय 10 या डिवाइडिंग विद 10, डिवाइडिंग बाय 10 द प्रीवियस टर्म टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। नहीं लिखना चाहते ये भी ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि प्रीवियस टर्म को 10 से डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म मिलेगी। क्लियर हो गया बेटा? अब हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। समझ आ गया? ये बातें मैंने आपको पहले समझा दी थी एग्जांपल्स करवाने से। अब चले आगे। अब ये वाली टर्म है, इसके बाद वाली फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ, अगर हम 4000 को 10 से डिवाइड करें तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 400। याद आया? अगर हम 400 को अब डिवाइड करें 10 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 जीरो और कर देगा, आंसर आ जाएगा 40। अगर हम 40 को मजीद 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। लो बेटा, ये आपका आंसर। ये मैं करवा चुका हूँ आपको, डिवीजन बाय 10, मल्टीप्लिकेशन विद 10। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से देखें। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा मेरी बात गौर से, ये सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ उन्होंने। कहता है इफ वी लुक एट द टर्म्स ऑफ दिस पैटर्न वी सी दैट बाय डिवाइडिंग दिस 400,000 by 10 we will get this 40,000, and by dividing 40,000 with 10 we will get 4,000. It means that this is division pattern. ये कौन सा पैटर्न है? And this is a division pattern in which next term is obtained by dividing the previous term by 10. So dividing by 10 is the rule of this pattern. So the next 3 terms are here. Problem किसी को? अब बेटा खुद बताओ, ये क्या है? 60। इसके साथ एक और जीरो बढ़ा है। कब बढ़ता है? जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आप खुद ही समझ आ गया आपको। इंक्रीजिंग पैटर्न है ना। अब जब आप इनकी रेशियो निकालोगे तो 600 by 60 आंसर 10 ही आएगा। फिर 6000 by 600 आंसर 10 ही आएगा। 60,000 by 6,000 आंसर क्या आएगा? 10। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन ये खुद आप कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंक्रीजिंग पैटर्न है और रेशियो का आंसर अगर आप चेक करेंगे ना, ये एडिशन का देखो खुद पता चल रहा है, जीरो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन विद 10, मल्टीप्लिकेशन बाय 10 का पैटर्न है। रूल्स बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? यहाँ कितने जीरो हैं? 4। आगे फिर 5, फिर 6, फिर 7 जीरो स्टार डाल देने 6 के। क्लियर हो गया? समझ आया या नहीं आया? ये मैं लिख के दूं अब आपको। अब की बात आ गया। देखिए कितने जीरो है इसमें? 4, 1 2 3 4 5 डाल देने आगे। उसके बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहाँ डालू? नीचे डाल। 6 7। अब ये देख लीजिए 7 डाल दीजिए इसके। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर हो गया सबको? मैं ये लास्ट टर्म यहाँ डाल देता हूँ। क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने डाल दी। और रूल जो था वो रूल क्या है? मल्टीप्लाइंग बाय 10। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है मल्टीप्लाइंग की। ठीक हो गया? समझ आ गया सबको? अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। कोई मसला नहीं है?
सबको मेरी बात समझ आ रही है? इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इसी के साथ आज का हम लेक्चर क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।